मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के अंतर्गत हिंदी गद्य का ये तीसरा अध्याय है। और बता दें ये यूपी बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज जो होता है वो इसमें समसामयिक घटना का लेखक बड़े कलात्मक और साहित्यिक रूप प्रदान करते हुए वर्णन करते हैं और इसमें लेखक की बौद्धिक क्षमता का भी पता चलता है रिपोर्टाज में। तो ये एक रिपोर्टाज है और इसमें लेखक ने मानवीय दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया है और सेवा भाव को भी प्रस्तुत किया है, दिखाया है। इसमें रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो मदर वर्ग रहती हैं, जिसमें मदर टेरेजा, सिस्टर क्रिस हेल्ड और एक और हैं, तो इनकी सेवा भाव का इसमें वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें ये बताया है कि मदर वर्ग का जो जीवन है वो किस तरीके से रोगियों की सेवा में बीतता है और इसको ही वो अपना कर्म धर्म समझती हैं। तो बड़ा अच्छा निबंध है, लेखक बड़े अच्छे शब्दों में और बड़े कलात्मक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। मजा आएगा आपको पढ़ने में, आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय से। यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसमें लेखक ने मानवीय दृष्टिकोण एवं सेवा भाव की महत्ता को प्रदर्शित किया है। सेवा भाव में आयु, जाति, धर्म एवं संकीर्ण राष्ट्रीयता का कोई स्थान नहीं होता। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जब भी कोई सेवा भाव का अर्थ है कि हम जब सेवा करें तो पूर्ण निस्वार्थ होकर किसी प्रकार की मन में संकीर्णता ना रखें। मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस हेल्ड एक दूसरे के प्रबल विरोधी फ्रांस और जर्मनी के रहने वाली हैं, किंतु दोनों की कर्मभूमि भारत है। दोनों समर्पित भाव से रोगियों की सेवा में तत्पर रहती हैं। मदर मार्गरेट 7 दशक की आयु में भी युवतियों से कम क्रियाशील नहीं है। अब तीसरी एक जो सिस्टर है इसमें, मदर मार्गरेट 7 दशक की आयु यानी 70 वर्ष की लगभग है, लेकिन फिर भी उनमें युवतियों जैसी एक फुर्ती है, एक क्रियाशीलता है। तो चलिए अब इस निबंध को देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें एक घटना का वर्णन है। लेखक किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाते हैं और कभी उनके यहाँ अतिथि बनकर गए होते हैं और वही बीमार हो जाती है। तो वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। तो उसी घटना का इन्होंने अपने ढंग से वर्णन किया है। तो देखते हैं क्या है इसमें। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक माने सेवक हो गया क्योंकि मेरी आतिथेया अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। रॉबर्ट नर्सिंग होम एक अस्पताल का नाम है। यह है सितंबर 1951 की बात है। यानी लेखक किसी के यहाँ कभी अतिथि बनकर गए होते हैं, तो जो मालकिन होती है, गृह स्वामिनी होती है, वो बीमार पड़ जाती है और उसको रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती करना पड़ता है। तो लेखक आगे कहते हैं, रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त। कि लेखक कहता है कि रोगिणी रोग की चरम स्थिति में है, यानी रोग पूरी तरह हावी है और वो कपकपा रही है। वातावरण चिंता से घिरा है, यानी जितने लोग भी वहां बैठे हैं, उनके आसपास उनके घर के सदस्य, स्वयं लेखक भी सभी चिंतामग्न हैं, चिंता में डूबे हुए हैं और सुस्त बैठे। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। लेखक कहते हैं तभी मैंने चौंक कर देखा, यानी लेखक की अचानक नजर पड़ती है कि अपने विशिष्ट धवल वेश में, यानी एक विशेष प्रकार की पोशाक में, धवल माने सफेद, वेश माने वस्त्र या रूप, कि सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक आच्छादित माने ढकी हुई, सफेद वस्त्रों से ढकी हुई, यानी सफेद वस्त्र पहने एक नारी कमरे में आ गई। कि लेखक जब सब लोग चिंतामग्न बैठे हैं रोगी के पास, तभी एक स्त्री सफेद वस्त्रों में प्रवेश करती है कमरे में। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत। देह यानी शरीर उनका 45 वसंत देखा,
कहने का 45 वसंत देखने का अर्थ है कि एक वर्ष में एक ही वसंत होता है, अर्थात उनकी आयु जो है वो 45 वर्ष है जो स्त्री कमरे में प्रवेश करती है। और उसका रंग जो है वर्ण माने रंग, हिम श्वेत यानी बर्फ के समान सफेद यानी गोरी है, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय माने जब सूर्य उदय होता है, अरुण माने होता है सूर्य, सूर्य का उदय होना, जब सूर्य उदित होता है तो जो ललामी लिए होता है वही ललामी की रेखा उनके चेहरे पर अनुरंजित है। माने वैसे रंजित कहने का अर्थ है, अनुरंजित कहने का मतलब है वो रंग चढ़ा हुआ है उनमें, उनका चेहरा लाल लाल दिख रहा है श्वेत होते हुए भी। कद लंबा और सुता सधा, कद लंबा यानी लंबाई अच्छी है, और सुता सधा माने फिटफाट देखने में। और मुंह लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा कि लेखक कहता है जैसे ही वो कमरे में आती है तो कहती हैं लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता। अब लंबा मुंह का इधर अर्थ है कि लटका हुआ मुंह, रोगी के सामने लटका हुआ मुंह चिंता में अच्छा नहीं लगता, कि रोगी के सामने कभी चिंतित मुंह लटकाकर नहीं बैठना चाहिए। बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। उन्होंने आते ही इतना कहा, भाषा सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतया मां का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। यानी उनका ये कहना कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, ये जो उन्होंने कहा तो लेखक कहता है उनका इतना कहना ठीक वैसे ही था जैसे मां डांटती है। तो उनके इस यह कहने में एक आदेशात्मक स्वर था, यानी एक आदेश की ध्वनि थी, उच्चारण आदेश का था। भाषा उनकी सुथरी थी, उच्चारण साफ था, लेकिन स्वर आदेश का था। लेकिन ये आदेश कोई अधिनायक यानी कोई नेता वगैरह का नहीं था, ना ही किसी अधिकारी का था, यानी है, और ना ही मां का। ये पूर्णतः मां का आदेश था, ये ना अधिकारी का ना अधिनायक का, ये मां का आदेश था, जिसका आरंभ शिकंजे से होता है अर्थात गर्भ से, और अंत गोद में, कि मां अपने शिशु को गर्भ में रखती है, फिर गोद में, अंत जो शिशु का शिकंजे से आरंभ होता है और अंत गोद में, अर्थात वो गर्भ के बाद जब धरती में आता है, जन्म लेता है तो मां की गोद में आता है फिर। तो ठीक वैसे ये आदेश था, यानी इस आदेश में लेखक कहने का अर्थ है कि इधर मां का प्रेम था आदेश में। हाँ, वह मां ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। कि लेखक कहता है हाँ, वह मां ही थी, होम की अध्यक्षा, यानी जो अध्यक्ष थी रॉबर्ट नर्सिंग होम की, जिनका नाम था मदर टेरेसा, जिसको भारतवर्ष बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पूरा भारतवर्ष देखता है। और साथ ही साथ इनको सेवा भाव के लिए जाना जाता है। ये फ्रांस की थी, मातृभूमि इनकी फ्रांस, लेकिन कर्मभूमि भारत, अर्थात भारत को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लवलीन। उभरती तरुणाई यानी तरुणाई माने जवानी, कि जवानी से उम्र के ढलाव तक, यानी बहुत पूरी इन्होंने अपना पूरा जवानी से लेकर उम्र के ढलाव, यानी लगभग अब बूढ़ी हो चुकी हैं, तब तक का पूरा समय इन्होंने रोगियों की सेवा में ही लवलीन कर दिया, यानी लगा दिया, पूरी तरह लीन थी। यही काम था इनका, यही धाम था, यानी यही इनका घर था, और यही राग, यानी यही इनका एकमात्र अनुराग प्रेम था, और यही चाव, यही इनकी रुचि, और यही बस यही यानी सब कुछ इनके लिए यही था। यानी मदर टेरेसा ने सब कुछ अपना रोगियों की सेवा में ही समर्पित कर दिया और सब कुछ इसी को समझा। उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। लेखक कहता है कि उन्होंने रोगी के दोनों मिलान यानी कुछ मुरझाए हुए, मिलान माने मुरझाए हुए, कपोल माने गाल को अपने चांदनी चर्चित, अब चूंकि उनका जो वर्ण है, रंग है, वो सफेद है बर्फ की तरह, तो चांदी जैसे उनके हाथ हैं
तो चांदनी की चर्चित माने चांदनी की रोशनी में चमचमाते हुए हाथ। अब कहने का अर्थ है कि गोरी है इसलिए ऐसे उनके हाथ है। तो उन जब हाथों से उन्होंने उसके गाल थपथपाए रोगी के, उनकी आतिथेय के, तो उसके सूखे अधरों पर, अधर माने ओंठ पर चांदी की एक रेखा खिंचाई माने एक मुस्कान आ गई। और लेखक कहता है जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि जैसे वातावरण का कुछ भार कम हो गया, यानी जो उदासी छाई थी उस उदासी में थोड़ा कमी आ गई। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। लेखक कहता है तभी एक खटाक की आवाज आई, अर्थात किवाड़ा जो गेट था उसकी गेट के खुलने की आवाज आई और डॉक्टर कमरे में आ गए। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। और मदर टेरेसा ने डॉक्टर को देखते ही कहा कि डॉक्टर आपका बीमार, यानी ये जो रोगी है वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए। डॉक्टर ने बदले में जवाब दिया, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, अर्थात ये मुस्कुरा इसलिए रही है कि तुम हंसी बिखेर रही हो। और डॉक्टर का इतना जो ये शब्द था डॉक्टर का, तो लेखक कहता है इतने कहने पर ही ऐसे लगा जैसे लेखक ने अपने पूरे जीवन भर का अनुभव इतने में ही कह दिया हो। अर्थात इसमें एक और संदेश निकलता है कि मदर टेरेसा का यही काम था कि रोगी को आते ही वो बड़ा प्रेम देती थी और प्रसन्न कर देती थी। तो डॉक्टर ने ये प्रतिक्रिया स्वरूप ये कहा कि तुम हंसी बिखेरती जो हो, इसलिए तो ये हंस रहा है। आगे देखें, मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, यानी अभिभूत होना माने भर जाना। मैंने भावना से भरते हुए सोचा, यानी भावुक होकर सोचा, जो बिना प्रसव किए ही मां बन सकती है वही 30 रुपए मासिक के योगक्षेम, योगक्षेम कहने का अर्थ इधर है वेतन, योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। अब लेखक का इधर अर्थ समझें कि लेखक मदर टेरेसा को देखकर भावुक हो गए और मन में ये सोचते हैं कि ये बिना प्रसव अर्थात जन्म दिए ही मां बन गई, यानी एक मां की भूमिका में है, और जो इस तरीके से रोगी को एक मां की तरह प्रेम देती हैं और जो मां की तरह प्रेम दे सकता है वही 30 रुपए मासिक वेतन पर अपने जीवन के 20 वर्ष लगा सकता है, 20 वर्ष के दिन रात लगा सकता है और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी भी बिखेर सकता है। यानी जो जिसके अंदर माँ का भाव हो, माँ की भाव से जो सेवा करे, वही इतना तपोमय और त्यागमय हो सकता है। योगक्षेम का अर्थ है इधर सैलरी। आगे देखें, तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए यह आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, गौर और आकर्षक। लेखक कहता है कि अब तीसरे पहर का समय है, हाथ में थर्मोमीटर लिए मदर टेरेसा और उनके साथ एक नवयुवती यानी एक और लड़की आती है जो उसी विशिष्ट धवल वेश में माने उसी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, गौर और आकर्षक, वो भी गोरी है और आकर्षक है। हाँ, गौर और आकर्षक, लेखक कहता है हाँ गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल, ये दोनों ही शब्द असफल। अर्थात लेखक जब उसके सौंदर्य को देखता है तो गोरी भी है और आकर्षक भी है, तो लेखक कहता है ये गोरा और आकर्षक जो शब्द हैं ये उसके सौंदर्य को वर्णन करने में असफल है, यानी वो इससे भी ज्यादा सुंदर है कि इन शब्दों में उसकी सुंदरता बंध नहीं सकती। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। कि लेखक कह रहा है कि अगर मैं इतना सोचता हूं और सोचता हूं कि इतना उसकी तारीफ करके उसके पास आ जाऊंगा तो शायद ऐसा सोचना व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे चांदनी को दूध में घोल के ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया हो, इसको रचा हो। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा, सी वह लड़की कि रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा अर्थात देखने में बड़ी दिव्य, कि रूप भी बड़ा अच्छा और स्वरूप भी अच्छा और देखने में देवी सांचा अर्थात देवियों के समान। नाम उसका क्रिसहेल्ड और फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, जर्मनी की दुहिता माने लड़की, दुहिता माने पुत्री, क्रिसहेल्ड एक साथ
एक रूप, एक ध्येय और एक रस। कि लेखक कहता है कि जो लड़की है इसका नाम है क्रिसेल्ड और फ्रांस की मदर टेरेसा है, फ्रांस की पुत्री यानी फ्रांस की रहने वाली, और जर्मनी की दुहिता है माने लड़की यानी जर्मनी की रहने वाली क्रिसेल्ड, और एक साथ हैं ये दोनों, एक रूप है, एक सी दिख यानी एक ही वेशभूषा में है, एक ध्येय, ध्येय माने उद्देश्य, उद्देश्य सेवा, और एक रस माने एक समान रूप से आनंदित, सेवा में लीन। आगे लेखक कहते हैं तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी मैंने उससे कहा। तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोंक कर बोली यस यस। कि लेखक कहता है कि जब मैंने उससे ये कहा कि तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, यानी तुम्हारे देश में जर्मनी में हिटलर जैसा युद्ध प्रिय व्यक्ति भी जन्म ले सकता है और तुम्हारे जैसा सेवाशील भी, कि जो सेवा में इतना लगा हो। तो लेखक कहता है जब मैंने उसकी यो कहकर तारीफ की तो वह दर्प से दीप्त हो गई, यानी अभिमान से चमक गई। दर्प माने होता है स्वाभिमान या घमंड, चमक गई और स्टैचू हो गई, और उसने अपना दाहिना पैर बेग से धरती पर पटक कर बोली, ठोक कर बोली यस यस, यानी उसने लेखक की बात को समझा और बड़े स्वाभिमान में पैर पटका जमीन में। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला। अब टटोलने का अर्थ है मर्म जानना, यानी मदर टेरेसा से कुछ जानने की इच्छा रखना, पूछना। तो वह तो दूसरे कमरे में चली गई तो लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? क्वेश्चन मार्क। और लेखक पूछता है कि आप इस लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। लेखक कहता है कि जब मैंने उससे कहा कि आप इस लड़की के साथ बड़े प्यार से रहती हैं तो उसने कहा हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। प्यार होना लाजमी है, आवश्यक है। मैंने नस्तर चुभाया। अब नस्तर चुभाने का अर्थ है और पूछना चाहा और दूसरी बात कही, पर फ्रांस तो हिटलर ने पददलित किया था। पददलित करने का अर्थ है हराना, कि फ्रांस को हिटलर ने हरा दिया था, गिरा दिया था, नीचे गिराना। पददलित करने का अर्थ होता है नीचे गिराना, यानी इधर हराने से अर्थ समझ में आएगा। आप यह आप कैसे भूल सकती हैं। अब नस्तर चुभाने का अर्थ है कि लेखक ने और अंदर की बात की और जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की कि आप इस लड़की को प्यार करती हैं और इसके साथ बड़े प्यार से रहती हैं। तो जब मदर टेरेसा ने उत्तर दिया कि वह भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी करती हूँ, इसलिए प्यार से रहते हैं हम, फिर प्यार क्यों ना हो। तो लेखक कहता है मैंने नस्तर चुभाया, यानी और प्रश्न पूछना चाहा, मर्म टटोला और गहराई से, और कहा कि हिटलर ने तो फ्रांस को पददलित किया था, आप यह कैसे भूल सकती हैं। आगे देखिए, नस्तर तेज था, चुभन गहरी। लेखक कह रहा है जो ये मैंने चुभने वाला, हृदय को भेदने वाला ये प्रश्न किया कि फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, आप कैसे भूल सकती। जब मैंने इतना कहा तो लेखक कहता है नस्तर तेज था। अब नस्तर तेज था, इसका अर्थ है कि लेखक का प्रश्न बड़ा चुभाने वाला था। तो लेखक कहता है चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। कलेजा माने हृदय, लेकिन मदर टेरेसा के हृदय पर कोई अंतर नहीं आया। और बोली, वो क्या बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। लेखक कहता है कि जब वो जवाब देती है, वो कहती है हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई की, मान लिया, लेकिन इसमें इसका भी घर बर्बाद हुआ, मेरा भी घर बर्बाद ढह गया, माने बर्बाद हो गया, इसलिए हम दोनों ही बर्बाद, इसलिए दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। अब लेखक ने जो नस्तर चुभोया था, जो ये प्रश्न किया था, चुभोने वाला, हृदय को भेदने वाला प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न के जवाब में जब मदर ने कहा कि हम दोनों एक, और लेखक कहता है यह उनका कहना कि हम दोनों एक, इतने भाव से उन्होंने गहरे डूबकर कहा था कि इसमें यह लग रहा था
कि वो इसलिए ऐसा कह रही हैं कि उनको लग रहा है कि जैसे लेखक उनकी लड़की यानी क्रिस हेल्ड को उनसे ऐसा कहकर छीन रहे, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा, अर्थात लेखक अपनी बातों से हरा दिया, यानी चुप कर दिया। मदर चली गई, मैं सोचता रहा। मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। कि लेखक कहता है मदर तो चली गई, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि मनुष्य ने आपस में एक दूसरे के बीच बहुत सारी दीवारें खड़ी करनी, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, यानी फौलादी माने भी मजबूत होता है, फौलाद की तरह मजबूत। भूगोल की दीवारें कहने का मतलब सीमाओं की दीवारें, देश की जो आपसी सीमाएं होती वो। जाति वर्ग की दीवारें, जाति और वर्ग की दीवारें कितनी मनहूस, कितनी नगण्य। हालांकि ये सारी दीवारें मनहूस है, मनुष्य को बांटने वाली है, अशुभ है, मनुष्य माने अशुभ है। और नगण्य कितनी है, इनकी कोई कीमत नहीं, पर कितनी अजेय है। लेकिन फिर भी ये मानसिक दीवारें हैं, लेकिन फिर भी अजेय हैं। आगे देखें, क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है। जो क्रिस हेल्ड है वो जर्मनी की है और उसके पिता एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल हैं और उसने 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है, यानी 5 वर्षों के लिए ही अभी वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा दे रही, और यानी 5 वर्ष ही उन्होंने इस सिस्टर वर्ग में या एक नर्स के रूप में उन्होंने सेवा का व्रत लिया है। रोगी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। कहा कि वह स्मृतियों में खो गई। अब रोगिणी यानी लेखक की जो अतिथि है, जो रोगिणी होकर पड़ी हैं, जब उसके काले बाल क्रिस हेल्ड ने देखे और उससे कहा कि तुम्हारे जो काले बाल हैं वो मेरे पिता के समान हैं, यानी जैसे मेरे पिता के काले बाल हैं वैसे ही आपके हैं। तो इतना जब उन्होंने कहा तो वो स्मृतियों में खो गई, अर्थात उनको उनके पिता की याद आ गई। और लेखक कहता है, जब मैंने उनको स्मृति में खोते देखा, अब समझिए आगे थोड़ा, मुझे लगा कि मैं ही क्रिस हेल्ड हूं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली, खोई, छली सी, और मेरी आंखें भर आई। कि लेखक कह रहा है कि जब क्रिस हेल्ड ने रोगिणी से कहा कि तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के बालों के जैसे हैं, यानी पिता के से हैं, तो जब इतना उन्होंने कहा तो वो विचारों में डूब गई, स्मृतियों में खो गई। तो लेखक कहता है, जब मैंने उसको देखा, यानी लेखक जब उसको इस विचारों में लीन देखता है तो लेखक सोचता है कि वो भी उसी में लीन हो गया। यानी लेखक स्वयं को क्रिस हेल्ड समझकर ये सोचता है कि वो क्या सोच रही होगी, यानी क्रिस हेल्ड की जगह स्वयं को रखा और क्या लेखक सोचते हैं, यानी क्रिस हेल्ड की तरफ से क्या सोचते हैं वो मन में, कि हजारों मील दूर अपने माता पिता से अजनबी देश में अकेली, खोई हुई सी और छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लेखक कहता है, इतना सब सोच के जब मैंने सोचा कि वो यही निश्चित यही सोच रही हैं, तो ऐसा सोचकर ही मेरा मन भर आया, आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। लड़की मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपने रूमाल से पोंछ दिया। अब लड़की यानी क्रिस हेल्ड ने जब लेखक को देखा कि लेखक के आंसू भर आए तो उन्होंने आंसू में डूब गई, अर्थात वो भी भाव विभोर हो गई, और उन्होंने किनारा पाने के लिए, यानी उन आंसू से निकलने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए उन्होंने जल्दी से अपने रूमाल से उसकी आंसू को पोंछ दिया। अब उसने ऐसा इसलिए किया कि कहीं वो स्वयं भावुक ना हो जाए, इसलिए उसकी सदा हंसती आंखें सम हो नरम हो आई, पर जरा भी नम नहीं। लेखक कह रहा है, क्रिस हेल्ड ने मेरे आंसू तो पोंछ लिए, लेकिन मेरी स्थिति को देखकर उनकी आंखें समान होकर, यानी एक समान भाव से नरम तो हो आई, लेकिन जरा भी नम नहीं हुई, यानी उनमें आंसू नहीं आए। भाव तो आया, वो भावुकता का भाव तो आ गया, लेकिन आंखें नम नहीं हुई। मैंने पूछा, घर में चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। तो लेखक ने आगे उससे प्रश्न किया कि जब घर से चली थी तो तुम रोई थी? तो वो कहती है, ना, माँ बहुत रोई थी, यानी वो नहीं रोई, माँ रोई। बड़े उसने ऐसे ही उत्तर दिए जैसे एक छोटी बच्ची उत्तर देती है।
फटी आंख कुछ देर में उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। लेखक कहता है कि मैंने उसे थोड़ी देर फटी आंखों से देखा, यानी गौर से देखा, फिर उसे बिस्किट भेंट किए और वो बोली धन्यवाद, थैंक यू, तांग शू, यानी धन्यवाद को ही इंग्लिश में थैंक यू और जर्मनी में तांग शू बोला जाता है। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। लेखक कहता है कि वो हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन के शब्द अक्सर वो मिलाकर बोलती है, क्योंकि जर्मन से है वो। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई, यानी उस कमरे से बाहर चली गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। अब हृदय मानस में यानी उनके हृदय यानी मन में चोर दरवाजे से झांकने का अर्थ है कि मन टटोलने का प्रयास करना। मदर, घर आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। लेखक कहता है कि मैंने उनसे कहा कि आप फिर कभी घर नहीं गई, घर छोड़ने के बाद, घर से आने के बाद कभी किसी से मिलने जुलने भी नहीं गई। तो लेखक कहता है कान अपने काम कर चुके था, उन्होंने सुन तो लिया था, बस उत्तर देना बाकी था। वाणी को अपना काम करना था, यानी उत्तर देना बाकी था, पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी। कि लेखक कहता है कि मदर ने उत्तर तो दिया लेकिन राह मोड़ कर दिया, अर्थात बात दूसरी कहने लगी और एक कहानी सुनाने लगी। उसी उत्तर के प्रसंग में कहानी कहने लगी, यानी उत्तर एक कहानी के रूप में देती हैं। क्या बोलती हैं? कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी। कि लेखक कहता मदर टेरेसा जो उत्तर देती हैं तो उसमें वो एक कहानी बताती है, तो उसमें बताती है कि फ्रांस में पूरे संसार के पूजा ग्रहों का सम्मेलन था। उसमें भारत से 2 प्रतिनिधि के रूप में 2 मदर भी गई थी जो फ्रांस की ही थी। उनके माता पिता फ्रांस में ही थे, यानी फ्रांस में ही उनके माता पिता भी थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। उनके माता पिता को ये बात पता थी कि पुत्रियां उनकी आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाईं और आपस में कहती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उसका नाम पूछा और तब गले मिली। और जब ये फ्रांस गई थी 2 मदर, तो उनकी माएँ भी आई थी साथ में, तो वे पहचान तो नहीं पाई और आपस में कहती रहीं कि कौन है हमारी बेटी, यानी एक दूसरे की से ही पूछती रहीं कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। और अंत में जब नाम पूछा उन दोनों में से किसी का भी, तब पता चला कि कौन किसकी बेटी है और तब गले लगी। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते ना उठते भाग गई। लेखक कहता है कहानी पूरी हुई तब कई प्रश्न उठे, अर्थात मैंने और कुछ भी पूछना चाहा, लेकिन मैं कुछ पूछता कि मदर टेरेसा भाग गई, चली गई वहां से। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। कि लेखक कहता है निश्चय ही उन दोनों में से एक वे स्वयं थी, तभी तो उन्होंने ये कहानी बताई। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। कि लेखक कहता बस इतना ही एक दिन में और उनसे कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती हैं, तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। कि लेखक इतना ही और उनसे एक बार पूछ चुका। जब लेखक ने मदर टेरेसा से और उनके बारे में पूछा, तो उसके उत्तर में उन्होंने इतना ही कहा कि घर से चिट्ठी आती हैं, तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। अब लेखक कहते हैं रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असहा। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उसका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। कि रोग पूरे उभार पर था, यानी रोग अपनी चरम स्थिति में था और रोगी के लिए असहा था, यानी रोगी उसको सहन नहीं कर सकती थी। तो मदर टेरेसा ने उसके लिए कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। तो जब उन्होंने इतना कहा तो ऐसे लगा जैसे एक भक्त के चेहरे पर जो भाव प्रकट हो जाता है, भक्त की जो श्रद्धा
चेहरे पर प्रोद्भासित यानी खिल उठती है, वही खिल उठी उनके चेहरे पर भी। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। इसको समझिए जरा। जब रोगी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी, तो रोगी ने कहा कल भी करना। तो मदर टेरेसा ने यह कहकर मना कर दिया कि कल उसके लिए करूंगी जिसको सबसे ज्यादा कष्ट होगा, तुमसे अधिक कष्ट होगा। तो उनका ये कहना जो था वो ठीक उसी प्रकार से था जैसे एक माँ बच्चे को कोई चीज के लिए मना करे तो बड़ा प्रेम से भी बोलती है और डांटने के लहजे से भी बोलती है। तो उसी अंदाज में इन्होंने कहा। तो लेखक कहता है इनके इस स्वर में जब इन्होंने ये कहा कि ना, कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, और जब इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी, ये इनका कहना इस प्रकार से था। माने मदर का स्वर जब उन्होंने ये कहा कि ना, कल उसके लिए करूंगी जिससे सबसे अधिक कष्ट होगा, तो ऐसे लगा जैसे उनके स्वर में तो मिश्री हो, लेकिन मिश्री कौन सी? कूजे वाली मिश्री। कूजे वाली मिश्री वो होती है जो धागे में लिपड़ी होती है, पत्थर की तरह, शीघ्र नहीं घुलती, मिठास पूरी देती है, और ज्यादा अगर ताकत मुंह में लगाई जाए तो कहो मसूड़े भी छील दे। आगे देखें। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। अब लेखक कहते हैं कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, अर्थात कई लोग अपने सौंदर्य के बल पर बहुत कुछ पा लेते, कई लोग अपने गुणों और धन के बल पर पा लेते, लेकिन लेखक कहता है मानवता के इस आंगन में, यानी इस सेवा वाले कार्य में, समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य रूप, कि समर्पण करके ही सब कुछ जहां पाया जाता है, ये अद्भुत सौम्य रूप माने एक सरल रूप मैंने अपनी आंखों से आज देख लिया मदर टेरेसा के रूप में, कि जो किसी की पीड़ा के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे, यानी लुटा दे, और पीड़ा से किसी को पाए, और अपना सब कुछ लुटाकर किसी की पीड़ा के लिए अपने आप को सुरक्षित रखे, यानी अपने आप को पूरा लुटा दे। ऐसा करते हुए मैंने आज किसी को पहली बार देखा अपनी आंखों से। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। अब लेखक बरामदे ऊपर के बरामदे में खड़े हैं, तो नीचे वो देखते हैं एक बुढ़िया को जिनका नाम मदर मार्गरेट होता है। ये भी सिस्टर वर्ग से ही हैं और ये भी एक नर्स ही हैं। तो लेखक कहता है कि वो देखने में बड़ी ऐसे जैसे एक जादू की पुड़िया हो, यानी बड़ी प्रभाव छोड़ने वाली, और इतना प्रभाव छोड़ने वाली ऐसी कि जैसे कामरूप का आदमी को मक्खी बनाने वाला जादू। कामरूप माने आसाम का पुराना नाम है, और वहाँ इस प्रकार का जादू प्रचलित था कि किसी को भी कुछ भी बनाया जा सकता था। तो उसी से वही तुलना की है लेखक ने। लेखक कहता है नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जादू, जीवन का जादू, यानी ऐसा जादू कि बहुत टूटे हुए व्यक्ति को भी मनुष्य बना दे या ठीक कर दे, ये अर्थ है यहाँ। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती। लेखक कहता है कद तो उनका नाटा अर्थात ज्यादा लंबा नहीं, लेकिन उनको देखने में गुड़िया के समान लगती, और उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती, यानी जब चलती हैं तो बड़ी फुर्तीली चाल में चलती, और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी, यानी इस प्रकार से मुस्कुराती जैसे मोती उड़ेल गए हों, मोतियों की बोरी खुल गई हो। और
काम योगी मशीन मात माने, और ऐसे काम करती हैं जैसे मशीन ही मात मान जाए, यानी मशीन भी फेल। मात मानना माने हार जाना। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, और 40 वर्षों से भारत में सेवा करी। रसलीन माने आनंद में लीन, और जैसे और कुछ उन्हें जीवन में सब जानना भी तो नहीं। यानी इस प्रकार से सेवा में लीन, किसी को सबको समझ लिया और यही उद्देश्य बना लिया, और इसके अलावा उन्हें कुछ भी और नहीं चाहिए, ना जानना है। आगे देखें। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐस आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। अब लेखक कहता है कि एक ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया जो ऐसो आराम में पला बड़ा था, यानी बड़े घर का था, और कहने की बेचारे को आदत, अर्थात नौकर चाकर घर में लगे होंगे तो हमेशा आदेश देता रहा होगा, और सहने का लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। यानी यहाँ अब सहने का यहाँ अर्थ ये है कि मदर जो हैं वो डांट भी सकती हैं दवाइयों के लिए, या सेवा करते समय कि चुप भी रहो, ये ऐसा कुछ जो डांटती हैं मदर लोग, तो ये सब सहने की उसको आदत नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं इधर कि क्या कष्ट पात्र की क्षमता देखकर आता है, यानी कष्ट जो है वो किसी को भी हो सकता है, यानी रोग किसी को भी आ सकता है। और वो क्या कहता है, मदर मर जाऊंगा, उसने विवल होकर कहा, माने व्याकुल होकर इतना कहा। वातावरण चीत्कार की विवलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी से यहाँ से की जगह के है, हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। यानी वो चिल्ला रहा था मदर मर जाऊंगा, पूरा वातावरण भी अस्पताल का उस चीत्कार से भर गया, उस विवलता से, चीत्कार की माने चिल्लाहट, उसके चिल्लाने की विवलता से भर गया पूरा वातावरण, यानी पूरे वातावरण में वहां उसकी चीत्कार फैल गई। लेकिन बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई, अर्थात उनकी हंसी में कोई भी कमी नहीं आई। बोली, कुछ नहीं, आज एवरीथिंग, सब कुछ, कल, यहाँ कम की जगह कल है, कल समथिंग यानी कुछ, और बस तब नथिंग, कुछ नहीं। और भी इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, माने डर जाता। तो वो रोगी, जब वो रोगी कहता है मर जाऊंगा, वो चिल्लाने लगा, और चीत्कार से पूरा वातावरण जब भर गया, तो मदर मार्गरेट क्या कहती हैं, कुछ नहीं, आज सब कुछ, आज एवरीथिंग, यानी आज तो पूरा दर्द है या पीड़ा है, कल समथिंग, कल कुछ होगी, और फिर धीरे धीरे कुछ नहीं रहेगी। और इतना कहकर वे जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगी। और लेखक कहता है जब वो हंसी, ऐसे हंसी कि अगर कोई और होता, कोई आसपास होता तो झेप जाता, माने डर जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, यह है उनका जी उठी। अब रोगी को उन्होंने देखा, यानी जो आतिथेय है लेखक की, उसको भी उन्होंने देखा, और जो जब देखा तो यानी वो स्वस्थ कुछ हो रही, तो बड़ी चुटकी बजाकर वे बोली, जी उठी, अर्थात उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हो रहा है। तो चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगिणी, अर्थात जो चिंता में डूबी थी रोगिणी, वो थोड़ा उठ उभर रही, अर्थात स्वास्थ्य में सुधार हो रहा। तो जब उसको मदर मार्गरेट ने देखा तो चुटकी बजाकर बोली, जी उठी, अर्थात उनके कहने का अर्थ यह था कि जी उठी, अर्थात ठीक हो गई। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल, यानी फुर्तीली, मुस्कानमयी है। कि लेखक कहता है, अब लेखक यहाँ अनुभव अपना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि इस नर्सिंग होम में जितने नर्स हैं, जो मदर वर्ग हैं, जो सिस्टर हैं, वो जितनी अधिक जो भी बूढ़ी है, यानी जितनी जिसकी उम्र है, वो उतनी ज़्यादा उत्फुल्ल है, आनंदित है, वो उतनी मुस्कानमयी है। तो लेखक कहता है यह किस दीपक की ज्योत है, अर्थात इसको किसने बनाया, यानी इन लोगों की रचना की किसने। दीपक की ज्योत कहने का अर्थ है कि किस आनंदमय दीपक की ज्योत है, कि इनके अंदर आनंद ही आनंद है। तो लेखक कहता है जागरूक जीवन की ज्योति है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, कि इनका जीवन जागरूक है,
एक लक्ष्य इनके जीवन में, सेवा निरत अर्थात सेवा में लगे हुए जीवन की ज्योत है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, यानी इनका विश्वास जो सेवा में है, जो सेवा भाव में है, और यह विश्वास की सेवा भाव ही आनंद है। तो उसी आनंद में एकाग्र जीवन की ज्योत है ये। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक कहता है भाषा के भेद रहेंगे, यानी लोग अलग अलग देशों से आ जा सकते, अलग अलग देशों के हो सकते, उनकी भाषाएं अलग हो सकती, लेकिन यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कि हालांकि इनकी जो भाषाएं वो अलग अलग हैं, सब अलग अलग देशों से, लेकिन फिर भी इन सभी में समानता यह है कि सभी उत्फुल्ल हैं, आनंदमयी हैं और मुस्कान से भरी हुई है। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया। वह अब धानी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। अब लेखक यहां क्या बात कहते हैं, इसको समझो। सिस्टर क्रिस हेल्ड का तबादला हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया उनका, और वो धानी के भील सेवा केंद्र में जाएंगी। तो लेखक कहता है कि उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका, कर्पूरिका माने होता है कपूर, कि कपूर के समान गौर वर्ण वाली, जैसे कपूर श्वेत वर्ण का होता है, वैसे ही ये कर्पूरिका इनको कहा है लेखक ने, कि ये अपने सौरभ यानी सुगंध में इतनी लीन, कि अपने सौंदर्य के आनंद में, सुगंध में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिखता, सूझता ही नहीं। अब स्वर्ग के इधर कहने का अर्थ है कि अपनी सेवा में ही, अपने आप में ही इतनी लीन है कि इन्हें आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, अर्थात ये कहीं भी जाए वहां भी आनंद में ही रहेंगी। आगे देखें। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती, खिलती, बिखरती और फुदकती। अब क्रिस हेल्ड का तबादला हो रहा है, तो क्रिस हेल्ड लेखक से और लेखक के साथ जो अन्य लोग होते हैं उनसे मिलने आती हैं। तो बड़ी हंसती, खिलती, बिखरती, फुदकती, यानी बड़े आनंद में आती हैं। और यहां से जाने का उसे विषाद नहीं, यानी यहां से जाने का उसे कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं है। एक एक नई जगह देखने का चाव माने रुचि उसके रोम रोम में, यानी लेखक कह रहा है उसके मन में ये है कि वो नई नई जगहों को देखना चाहती, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। लेखक कहता है लेकिन मुझे उसका जाना कचोट रहा था, यानी लेखक कुछ थोड़ा उससे हल्का फुल्का लगाव हो गया। तो लेखक कहता है कि मुझे उसका जाना कचोट रहा था, यानी बुरा लग रहा था लेखक को। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली। लेखक कहता है जब वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई तो आते जाते 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झांका। लेखक कहता है हमारी ओर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, यानी लेखक ने मन में कहा अपने ही आप से, कोई लाख उलझे, यानी चाहे कोई उस पर कितना ही मोहित क्यों ना हो जाए, आकर्षित कितना हो जाए, उसमें कोई लाख उलझने की कोशिश करे, पर उसे किसी में नहीं उलझना है, अर्थात ये मोह से परे हैं क्रिस हेल्ड। और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का, तो लेखक अब यहां दूसरी बात कहते हैं कि कोई लाख उलझे लेकिन उसे किसी में नहीं उलझना। तो इससे यह पता चलता है कि मदर वर्ग की मानसिक स्थिति क्या है, ये किस प्रकार की होती हैं। तो लेखक कहता है और तब सिस्टर क्रिस हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, यानी दूसरों के संग न रहना, निर्लिप्त, किसी में लिप्त न होना, निर्द्वंद, कोई उलझन में न रहना, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस पर चक्षु में, चक्षु माने होता नेत्र, मानस माने मन, मेरे मन रूपी नेत्रों में समा गया। और फिर मैंने आप कहा, यानी अपने आप में कहा। अब जो लेखक के यहाँ कहने का अर्थ है कि सिस्टर क्रिस हेल्ड से ये पता चलता है कि सारी मदर वर्ग की जितनी स्त्रियां हैं वे अपने आप निसंग हैं, उनको किसी के संग की जरूरत नहीं, निर्लिप्त हैं, किसी में लिप्त नहीं, निर्द्वंद है, यानी सारे द्वंद्वों से परे, सारे भेदभावों से परे।
तो लेखक कह रहा है उनका इस प्रकार का जीवन मेरे मन में समा गया, अर्थात मैं उनका सच समझ गया कि ये किस प्रकार के होते हैं ये लोग। फिर मैंने मैंने आप ही आप कहा, अर्थात अपने मन में कहा। लेखक कहता है सिस्टर क्रिसहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए। यानी अब लेखक उनकी प्रशंसा में अपने मन में ही कहते हैं कि हम भारतवासी तो गीता को अपने कंठ में लगाकर धनी हुए, रखकर धनी हुए, अर्थात हमने गीता को अपने कंठ में बसाया। माने हमने तो गीता को केवल पढ़ा भर है, पर तुमने उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई, अर्थात तुमने उसको अपने जीवन में अपनाकर धन्य हो गई, यानी गीता के हिसाब से तुमने जीवन जिया। तो इस प्रकार से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित लिखा हुआ ये निबंध यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।